अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मेरे तालिब इल्मों, आज मैं एमए फ़ाइनल के 8th पेपर का एक मज़मून गज़ल के फ़नी लवाज़मात, अज्ज़ाए तरकीबी, असालीब हैयत और जदीद गज़ल का इर्तिक़ा। 8th पेपर में 2 सवाल करने के लिए होते हैं। 50-50 नंबर के 2 सवाल होते हैं और उन 50-50 नंबर के 2 सवालों के लिए हमें उस मज़मून का इंतख़ाब करना पड़ता है जिस मज़मून में आपको लिखने के लिए बहुत सारा मवाद हासिल हो। यानी आपको बहुत कुछ उसके अंदर लिखना है, क्योंकि एक सवाल 50 नंबर का है और उसको सादा सलीस ज़बान के अंदर मुख्तलिफ नौ उसके अतवार, उसका अंदाज़, गज़ल के फ़नी लवाज़मात, गज़ल में तग़ज़्ज़ुल, गज़ल कैसे शुरू हुई, गज़ल का इर्तिक़ा कैसे हुआ, गज़ल के मानी क्या हैं, गज़ल के अंदर क्या होना चाहिए, ये सारी बातें गज़ल में आएंगी। अब हम इसके बारे में आगे इज़हार ख़याल करेंगे कि गज़ल के मानी क्या हैं, गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल के अज़्ज़ाए तरकीबी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन गज़ल का फ़न किन किन तक़ाज़ों का हामी है, इन सारी बातों पर हम इज़हार ख़याल करेंगे। गज़ल के फ़न के बारे में सबसे पहले मैं आले अहमद सुरूर का एक शेर पेश करना चाहती हूँ, जो उन्होंने गज़ल की तारीफ़ में कहा है कि गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। सुरूर उसके इशारे दास्तानों पर भारी हैं, सुरूर उसके इशारे दास्तानों पर भारी हैं। गज़ल में जौहरे अरबाबे फ़न की आज़माइश है, गज़ल में जौहरे अरबाबे फ़न की आज़माइश है। इन चंद मिसरों में गज़ल की खुसूसियात, उसकी मकबूलियत के असबाब बयान हो गए। गज़ल की तारीफ़ में इससे ज़्यादा खूबसूरत कलमात नहीं कहे जा सकते। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसीलिए इसे उर्दू गज़ल की आबरू कहा है। वो फरमाते हैं, हिंदुस्तान में जिन ज़बानों, बोलियों या रिवायात की बड़ी मानवान है या रही है, उर्दू उनकी गज़ल है और उर्दू की बैतुल गज़ल। गज़ल फ़न ही नहीं, फसूं भी है, शायरी नहीं, तहज़ीब भी है। वो तहज़ीब जो दूसरी तहज़ीबों की नफ़ी नहीं करती बल्कि उनकी तस्दीक़ करती है। गज़ल शायरी की बेसाख्ता, लतीफ़ और मौसर सिन्फ़ है, जो हमारी तहज़ीब का एक जुज़ बन गई है। गज़ल का आर्ट रम्ज़ व ईमा का फ़न है। रम्ज़ व ईमा कहते हैं छुपी हुई बात को छुपा के पेश करना और उसको इस तरीक़े से पेश करना कि हमें बहुत कुछ समझ में भी आ जाए, उसके अंदर गहरे राज़ों को हम समझ जाएं। गज़ल ज़ख्मी ग़ज़ाल की आह या तीर नीमकश है। गज़ल हिरन यानी गज़ल जो है वो ज़ख्मी ग़ज़ाल की आह या तीर नीमकश है, या महबूब से बातें करने का नाम है। यानी ये इश्क़िया और ग़नाई शायरी है, ये इश्क़ मिजाजी भी है और इश्क़ हक़ीक़ी भी है। इश्क़ मिजाजी अल्लाह ताला से इंसान से इश्क़, और इश्क़ हक़ीक़ी अल्लाह ताला से इश्क़। कहते हैं कि जब इंसान इश्क़ हक़ीक़ी में मुब्तला होता है तो वो इश्क़ मिजाजी तक पहुँच जाता है। शम्स कैस राज़ी ने ग़ज़ाल और कुत्ते की तमसील से इसकी असर आफरीनी को वाज़े किया है। जब हिरन कुत्ते की गिरफ्त में आ जाता है तो अपने को बेदस्त पा महसूस करता है और जान पर बन आने पर खौफ से बेसाख्ता उसकी एक चीख निकलती है, जिसे गज़लुल कल्ब कहते हैं, जो बेहद दर्दनाक और मौसर होती है।
اس صدائے دردناک سے کتے پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور اس کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول کر کسی طرف دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے غزل کی بے ربطی اسے فطرت سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ غزل پر زیادہ تر اعتراضات ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے شاعروں اور ادیبوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے غزل کو گردن زد کرنے کو کہا، غزل کو جاگیردارانہ نظام کی پیداوار کہا گیا۔ ترقی پسند کے بعد جدیدیت کی تحریک نے اپنا اثر دکھایا، انہوں نے اس کی حیت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس غزل کو کسی نے تسلیم نہیں کیا اور غزل کی حیت آج بھی اسی روپ میں ہے جو قدیم زمانے میں تھی۔ غزل کی نازک مزاجی آج بھی قائم و دائم ہے۔ ان اعتراضات سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ اس دور کے شعراء ریاض اور محنت کے قائل نہیں تھے اور صرف سیدھی سادی نظمیں کہہ کر عوام میں ان کی پذیرائی اور مقبولیت کو معراج فن سمجھنے لگے تھے۔ غزل رمز و کنایہ کا فن ہے۔ غزل پھیلے ہوئے مفہوم کو جب دو مصرعوں میں سمیٹ لیتی ہے تو وہ شعر کئی نظموں پر بھاری پڑتا ہے۔ یہی غزل کا سب سے بڑا وصف ہے۔ شمیم حنفی نے درستی کہا ہے، اصل میں جو چیز شعر کو شعر کا منصب عطا کرتی ہے وہ شاعر کے احساس کی ہمراہی میں اس کی فنی سلیقہ مندی ہے۔ غزل میں اس سلیقہ مندی نے اسے موسیقی کی اس لہر سے کم و بیش ہمیشہ قریب رکھا ہے جو اس کا تاثر دل کی گہرائیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ترنم جب لفظوں تک محدود رہا نوح ناروی کی شاعری بن گیا، اور جب لفظوں کے ساز میں احساس کی نغمگی بھی شامل ہو گئی تو میر کا شعر بن گیا۔ غزل کی بازیافت کے بعد اس کی اہمیت ہی میں اضافہ ہوا۔ رد عمل کے طور پر نئے نئے تجربے کیے گئے جس سے غزل کے دامن میں وسعت پیدا ہوئی اور غزل نے حسن و عشق، رومان اور گل و بلبل کی قید سے نکل کر سماج کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا۔ غزل کی جو ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ہر طرح کے مضامین سما گئے، اسے ترقی پسندوں کی مخالفت کا ہی نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ یعنی ترقی پسندوں نے اس کی جو مخالفت کی اس کی وجہ سے ہم نے اس میں نئی نئی باتیں کھوجنے لگے اور اس میں زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مسائل، ہر مضامین آنے لگے، اور وقت کے ساتھ غزل کے موضوع بھی بدلتے گئے اور غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ یہی غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ غزل نے اپنے دامن کو وسعت دی اور ہر طرح کے موضوعوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اس کا باقی حصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔